मान लीजिए ये एक तल है, ये एक आपका तल है, और चूंकि हमें परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है तो परावर्तन में एक तल जो होता है उसकी एक जो सतह होती है वो पॉलिशदार होती है। तो यहाँ पर सपोज कीजिए पॉलिश है। तो अब हमें क्या मानना है कि हमने जो ये तल माना है इसको नामकरण कर देते हैं, इसको मान लेते हैं एम और इसको कह देते हैं एम डैश। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए तरंगाग्र के बारे में हमने पढ़ा था, तो हम मान लेते हैं कि माना एक समतल तरंगाग्र, ये मान लीजिए एक समतल तरंगाग्र है, इसको मान लेते हैं समतल तरंगाग्र। इसका ये ए सिरा है और ये यहाँ पर बी सिरा है। ये एक समतल तरंगाग्र जो है इस तल पर आपतित हो रहा है। ठीक है। यहाँ कहीं पर एक कोई सोर्स है प्रकाश का, ये यहाँ से ये जो तरंगाग्र है यहाँ पर आपतित हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर इस हमने जो रेखा खींचते हैं इसके अभिलंबवत इस तल के, तो इसे हम बोलते हैं किरण। ठीक है। ये जो दो किरणें हैं यहाँ पर जो इस पर आपतित हो रही हैं। ठीक है। और ये जो एंगल बनाती हैं कितने डिग्री का बनाती हैं, 90 डिग्री का। ये हमें सारी चीज़ें पहले से ही पता है ऑलरेडी। ठीक है। तो बस हमें ये गैस करना है कि एक समतल तरंगाग्र यहाँ पर आपतित हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो समझने वाली बात है वो आपको समझना है। यहाँ पर आप समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर देखिए जो ये समतल तरंगाग्र है इसका जो ये बी सिरा है ये अभी हवा में है और दूसरा ए सिरा जो है यहाँ पर ये अभी आपतित हो चुका है। ठीक है। यानी अगर आपतित हो गया है तो ये बाद में क्या करेगा, परावर्तन करके यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से द्वितीयक तरंगों को जनरेट करेगा। ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार टकराने के बाद क्या करेगा, द्वितीयक तरंगिकाओं को यहाँ पर ये जनरेट करेगा। तो यहाँ से ये इस साइड में जाएगा। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल देखिए यहाँ से सपोज़ करिए इस बी पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है ये, यहाँ पर इसको सी पॉइंट कह देते हैं। मान लीजिए ये सी पॉइंट है। ठीक है। इस सी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक यानी बी से सी तक पहुँचने में टी समय लगता है। ठीक है। टी समय लगता है और जो किरण है उसकी जो चाल है वो यहाँ पर v है मान लेते हैं। ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर मैं यहाँ से दूरी निकालूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से दूरी निकालूं तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणा समय। ठीक है। तो यहाँ पर समय कितना है, टी है हमारे पास और चाल कितनी है, वी है। तो यहाँ पर कुल मिला के वी टी हो गई यहाँ पर दूरी। ठीक है। तो बी से सी पॉइंट तक पहुँचने में जो दूरी है वो कितनी है, वी टी है। ठीक है। ये क्लियर है यहाँ से कहानी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, वी टी है। ठीक है। ये बात समझ में आ गई हमारे। अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट में पहले से रफ कर दूँ फिर मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। अब देखिए जितना टाइम बी से सी पॉइंट तक पहुंचने में जितनी दूरी तय करेगा उतनी ही दूरी जब तक ये समझ लीजिए टी समय में जब तक बी सिरा जो है सी तक पहुंचेगा तब तक ए सिरा जो होगा द्वितीयक तरंगिकाएं इसमें से जनरेट होंगी और वो यहाँ कहीं पर आगे जा चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए है क्या, सपोज़ करिए इसकी जो यहाँ पर दूरी है वो कितनी है, बी डी टी है। तो हमें क्या करना है, सिंपली एक प्रकार लेना है, प्रकार में यहाँ पर बी डी टी को यहाँ पर प्रकार में दूरी भरनी है, ये बी डी टी, और बी डी टी प्रकार में दूरी भरने के बाद यहाँ पर एक सिंपली ऐसे करके चाप लगाना है। तो सपोज़ करिए यहाँ पर इस तरीके से आपने ऐसे चाप लगा दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए चाप लगाने के बाद यहाँ से एक स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है। ठीक है। इस चाप को स्पर्श करती हुई एक अभिलंब या रेखा आप कह लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपतित करना है। ठीक है। उसके बाद इस ए पॉइंट से आपको एक स्केल की हेल्प से इस तरीके से इस चाप को काटता हुआ एक द्वितीयक तरंगिका को खींच देना है। तो ये आपकी द्वितीयक तरंगिका हो गई। ठीक है। अब गौर से देखिए, सपोज करिए ये आपका पी पॉइंट है और ये जो है क्यू है। तो यहाँ से जो P का तरंगाग्र की द्वितीयक तरंगिकाएं हुई इनको हमने कह दिया P डैश, और Q की अब जनरेट होंगी यहाँ से। तो इस तरीके से बिल्कुल समांतर जाएंगी, इसके जो ये वाली किरण है इसके समांतर जाएंगी। तो ये हो जाएगा Q डैश।
ये बिल्कुल क्लियर है कहानी यहाँ तक की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल को मेंशन करना है, तो एंगल हमें निकालना है यहाँ पर फिलहाल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल खींच लेते हैं, मतलब अभिलंब खींच लेते हैं। यहाँ पर एक अभिलंब यहाँ पे डलेगा, तो यहाँ पर खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये N1 है और ये N2 है, ठीक है। ये नॉर्मल है आपके। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल देखिए कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये कितना होता है, आई होता है, ठीक है, आपतन कोण जिसे बोलते हैं। तो आप गौर से देखिए, हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ से ये वाला जो कोण है, ये देखिए पी ए और पी डैश, ये जो एंगल है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। तो और ये वाला देखोगे पी ए एन वन वाला, तो ये जो एंगल है कितना, आई डिग्री का। अगर मैं इतना एंगल निकालूं, केवल इतना एंगल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, ठीक है, क्योंकि पूरे 90 में से अगर मैं से घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 90 माइनस आई। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ, ये वाला, तो आप ऐसे देखिए N1 A और C, N1 A और C, तो ये एंगल अगर देखोगे तो ये पूरा कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर ये इतना कितना है, 90 माइनस आई। तो अगर इतना मैं निकालूंगा तो 90 में से मुझे 90 माइनस आई को घटाना होगा, तो यहाँ पर जो घटाने के बाद आएगा वो कितना आएगा, आई एंगल आएगा। ये क्लियर है कहानी, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। देखिए 90 माइनस आई जो है उसे मुझे घटाना है 90 में से, तो मैं यहाँ पर 90 में से घटाऊंगा तो ये 90 और आई की प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो इससे ही कट गया, कितना बचा, आई। तो यहाँ पर कितना एंगल आ गया, आई एंगल आ गया, ठीक है। ये क्लियर है कहानी, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे एंगल को मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अब परावर्तित किरण है और ये क्या है, अभिलंब है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आर बनेगा। ये क्लियर है कहानी। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ये इतना आर है, ठीक है, और तब ये कितना एंगल होगा यहाँ तक का, अगर ये वाला एंगल आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर ये इतना 90 डिग्री का है तो इतना एंगल कितने का होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो एंगल होगा, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर एंगल होगा, ठीक है। और अगर मुझे अब इसमें से अगर मुझे ये एंगल निकालना है, ये वाला सिर्फ और सिर्फ ये एंगल, तो अगर N2 C और A पॉइंट देखोगे तो ये पूरा 90 का है। तो यानी आपको क्या करना होगा, इसमें से अगर इतना घटा दोगे तो ये निकल आएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको निकाला था आई को, वैसे ही आर निकल गया। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट आपके निकल चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पर देखना ये है कि जहाँ से ये देखिए रे डाली थी, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा ये, और एक एंगल यहाँ पर जो होगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये क्लियर है कहानी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी पॉइंट। तो यहाँ पर आपका जो डायग्राम है वो पूरा हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसके नियम की व्याख्या करनी है, परावर्तन के नियम की। अब पहला जो परावर्तन का नियम था वो नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चित्र में आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब। तो ये तीनों क्या हैं, एक ही तल में है। तो चित्र से ही पहला आपका जो पॉइंट है, मतलब पहले जो नियम की व्याख्या होती है वो चित्र से ही हो जा रही है। तो इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे एक पॉइंट लिखना है कि चित्र से देखने पर स्पष्ट होता है कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तलमर हैं। तो ये तो आपकी व्याख्या इस डायग्राम से ही होगी। लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है आपका, जो आपका सेकेंड लॉ होता है वो होता है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो भैया ये जो हमें है ये प्रूफ करके लाना पड़ेगा मैथमेटिकली। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एंगल मेंशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल अगर देखोगे तो बी ए सी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू कितना है, आई। और अगर देखोगे एंगल बी सी ए, ठीक है, यहाँ पर कितना था, बी ए सी था। अब कितना है यहाँ पर एंगल, सॉरी ये बी ए सी नहीं है, एक मिनट, ये डी ए सी है, ठीक है, डी ए सी, ये वाला जो एंगल है वो डी ए सी है। अगर गौर से देखोगे तो आई है, ठीक है। अब देखिए बी सी ए, अब देखिए यहाँ पर
जो एंगल है आपका BCA, ठीक है, BCA, ये कितना एंगल R, ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। तो अगर किसी तरीके से हम ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, ABC एक त्रिभुज बन रहा है और एक ADC त्रिभुज बन रहा है, तो ये दो त्रिभुज को अगर हम किसी तरीके से सर्वांक्षम सिद्ध कर दें तो जो सर्वांक्षम त्रिभुज होते हैं उनके जो संगत कोण होते हैं और संगत भुजाएं वो बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पर सर्वांक्षम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वांक्षम प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्राइंगल ABC बार ट्राइंगल ADC में, अगर ABC और ADC में देखोगे तो कुछ ना कुछ नियम लगा के हमें इसे सर्वांक्षम प्रूफ करना पड़ेगा। तो नियम क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए दोनों का आधार सेम है ना, दोनों त्रिभुजों में, तो AC भुजा AC के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हो AC इक्वल्स टू AC, और ये क्या है, कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजाएं, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ गौर से देखो तो एंगल V और एंगल D दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D, दोनों कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। तो कोण क्या है यहाँ पर, समान है, ठीक है, ये कोण समान है। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है, अब तीसरा पॉइंट में आप देखोगे जितनी दूरी B से C तक की है उतनी दूरी A से D तक की भी है, क्योंकि हमने यही तो चाप मारा था यहाँ पर, ये दूरी भर के चाप लगाया था, तो दोनों की दूरी क्या है, सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एंगल नहीं है, ये भुजा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AD इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, भुजा हो गई, दोनों भुजा क्या है, बराबर हैं। तो अब गौर से देखो, ये हो गया हमारे पास एंगल यानी A, और ये क्या हो गई, साइड यानी S, और यहाँ पर भी क्या हो गई, साइड मतलब S। तो यहाँ पर SAS का नियम लग सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांक्षम है त्रिभुज ADC के, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हो, अब आपको पता है कि दो त्रिभुज जब सर्वांक्षम होते हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं और संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एकदम समान होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या हैं, समान है। तो दोनों के संगत कोण अगर देखोगे, कौन से त्रिभुज का, ADC का अगर कोण देखोगे तो ये कौन सा, I है, और ABC का कोण देखोगे तो यहाँ पर वो कौन सा, R है। तो दोनों के संगत कोण बराबर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आता है संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। और बराबर होंगे तो आप क्या लिख सकते हो कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, ये लिख सकते हो, ठीक है।